इमरान को उस तन्हा मकान में एक दिन और एक रात गुजर गई। दूसरा दिन भी गुजर गया। जयराम न आया। इमरान भी मकान से बाहर न निकला कि हमसाये में किस किस को अपने बारे में बताता फिरेगा कि मैं जयराम का भांजा हूँ और गुरदासपुर से आया हूँ। दूसरी रात भी गुजर गई और जयराम न आया। तीसरा दिन न गया। इमरान अभी तक मकान के अंदर ही बैठा रहा था। वो हर मुमकिन एहतियात बरतना चाहता था, इसलिए कि उसका मिशन इंतहाई अहम और इंतहाई हसास था। तीसरी रात के 10 बजे के बाद जयराम आ गया। उसके साथ एक और आदमी था जिसने हिंदुआना तर्ज का तंग मोरी वाला पाजामा पहना था, बगैर कॉलर के कुर्ता और सदरी पहन रखी थी, सर पर साफा बांधा हुआ था, माथे पर हिंदुओं वाली बिंदिया लगी थी। जयराम ने उसका तारुफ करवाते हुए कहा, ये फिरोजदीन है, ये तुम्हें अपने साथ ले जाएगा, ये सुबह को आएगा, तुम तैयार रहना। इतना कहकर जयराम और फिरोजदीन चले गए। इमरान कुछ देर के बाद सो गया। सुबह हस्बे आदत उसकी आंख खुल गई। क़याम पाकिस्तान से पहले जब अमृतसर में मुसलमान रहते थे तो सुबह के वक्त मस्जिदों से अजान की आवाज आया करती थी, मगर अब अमृतसर में एक भी मुसलमान नहीं था। मस्जिदें हिंदुओं सिखों ने शहीद कर दी थी या उनमें बुत रख कर उन्हें मंदिर बना दिया था। अजान की आवाज कहाँ से आती? इमरान मुंह हाथ धोकर जल्दी से तैयार हो गया। नौकर अभी सो रहा था। उसने किचन में जाकर खुद ही थोड़ा बहुत नाश्ता बनाया और फिरोजदीन का इंतजार करने लगा। अभी दिन का उजाला पूरी तरह से नहीं फैला था। रात का हल्का हल्का अंधेरा बाकी था। वो मकान की बैठक की खिड़की में से बाहर देख रहा था। उसे उजाले में फिरोजदीन आता दिखाई दिया। उसके हाथ में प्लास्टिक का थैला था। इमरान के पास आकर बोला, तुम तैयार हो? इमरान ने कहा, बिल्कुल तैयार हूँ। वो बोला, तो फिर आ जाओ। ये कहकर फिरोजदीन आगे आगे चलने लगा। उस इलाके से निकलने के बाद एक रेलवे लाइन आ गई। रेलवे लाइन पार करके वो बड़ी सड़क पर आ गए। ये जीटी रोड थी। फिरोजदीन ने आहिस्ता से इमरान को कहा, लारी में मुझसे कोई बात न करना, जरूरत पड़ने पर मैं कुछ पूछूं तो जवाब दे देना, नहीं तो खामोश रहना। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। वो दोनों सड़क पर एक तरफ होकर खड़े हो गए। अमृतसर की जानिब से थोड़ी देर के बाद एक लारी आई। फिरोजदीन ने हाथ देकर उसे रोका। दोनों लारी में बैठ गए। फिरोजदीन ने कंडक्टर से कहा, महाराज 2 टिकट हरी के गांव के दे दें। टिकट लेकर फिरोजदीन ने एक टिकट इमरान को दे दिया। लारी आगे चल पड़ी। आहिस्ता आहिस्ता दिन का उजाला चारों तरफ फैल गया। लारी आधे पौने घंटे तक जीटी रोड पर चलती रही। फिर वो दाएं जानिब सड़क से उतरकर एक छोटी सी कच्ची सड़क पर हो गई। वो 1 घंटे तक सफर करते रहे। रास्ते में छोटे छोटे कई गांव आए। वहाँ लारी थोड़ी देर को रुकती, कुछ मुसाफिर उतर जाते, 1-2 मुसाफिर सवार हो जाते। यूं ही लारी का सफर जारी रहा। लारी एक रेलवे फाटक से गुजर गई। रास्ते में एक बड़ी नहर भी आई। फिर दरिया का पुल आ गया। ये दरियाए सतलुज का पुल था। बहुत बड़ा दरिया है। देर तक लारी पुल पर से गुजरती रही। फिर दरिया भी पीछे रह गया। आखिर एक जगह लारी रुकी तो फिरोजदीन ने इमरान को हल्का सा इशारा किया और खुद उतर गया। इमरान भी उसके पीछे लारी से उतर पड़ा। कच्ची सड़क से हटकर 2-2.5 फरलांग के फासले पर चंद कच्चे मकानों पर मुश्तमिल एक छोटा सा गांव था। वो सड़क छोड़कर खेतों में चल रहे थे। फिरोजदीन बिल्कुल खामोश था। इमरान भी खामोश था। फिरोजदीन आगे आगे था। ये हरी के गांव ही था। गांव एक छोटे से टीले पर आबाद था। टीले की दूसरी जानिब कुछ कच्चे मकान थे। फिरोजदीन उनमें से एक मकान में आ गया। यहाँ सहन में एक बूढ़ी औरत चूल्हे के आगे बैठी रोटियां पका रही थी। फिरोजदीन ने कहा, चाची गाम कहाँ है? बूढ़ी औरत ने नजरें उठाकर पहले फिरोजदीन को देखा और फिर इमरान को देखा। फिर बोली, वो अंदर ही है, जाओ मिल लो, तुम्हारी राह देख रहा था। फिरोजदीन इमरान के साथ कोठरी में दाखिल हुआ तो वहाँ चारपाई पर एक जवान आदमी जिसने तहमद बांधा हुआ था लेटा हुआ था। वो उन दोनों की आमद पर उठकर बैठ गया। फिरोजदीन ने उस आदमी से कहा, गामदीन, मैं तुम्हारा बंदा ले आया हूँ। गामदीन ने इमरान का भरपूर जायजा लिया और उसे कहा, यहाँ बैठ जाओ। फिरोजदीन, तुम बेशक अब जा सकते हो। फिरोजदीन बगैर कुछ कहे खामोशी से उल्टे कदमों वापस चला गया। गामदीन ने कोठरी का दरवाजा बंद कर लिया। बाहर खेतों की तरफ से दिन की काफी रोशनी अंदर आ रही थी। गाम ने कोने में रखे हुए कनस्तर में से एक तह किया हुआ कागज निकालकर उसे खोला। उस पर आड़ी तिरछी लकीरों से एक नक्शा सा बना हुआ था। गाम ने ये नक्शा इमरान के सामने चारपाई पर रखते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम इस जगह को अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लो जहाँ तुम्हें जाना है। ये देखो। गाम ने इमरान को नक्शे के बारे में समझाना शुरू कर दिया। ये उसी पुरस्कार हवाई अड्डे का नक्शा था जिसे भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब अपने इलाके में तामीर कर रही थी। गाम ने एक जगह उंगली रख कर कहा,
यहाँ इस हवाई अड्डे का पहला सेक्शन खत्म होता है और दूसरा सेक्शन शुरू होता है, जिसके रनवे पर हल्का और गहरा सब्ज रंग किया गया है, जो ऊपर से देखने से बिल्कुल खेत लगता है। इसके आगे ये वो जगह है जिसके गिर्द कांटों वाली दीवार है। इस मकाम को बड़ी चालाकी से छुपाने की कोशिश की गई है। इस इलाके में कोई बाहर का आदमी दाखिल नहीं हो सकता। यहाँ तुम जो नक्शे पर कुछ दूर खेतों के दूसरी जानिब कांटे का निशान देख रहे हो, ये सिखों का एक छोटा सा गुरुद्वारा है। हम इस गुरुद्वारे में मुसाफिर बनकर जाएंगे। गुरुद्वारे के पीछे एक पुरानी सराय है जहाँ बाहर से आने वाले यात्री ठहरते हैं। हम भी यात्री बनकर वहाँ जा रहे हैं। हमने पता कर लिया है, आजकल ये सराय खाली पड़ी है। गुरु पर्व के मौके पर यहाँ बड़े यात्री आते हैं। गुरुद्वारे का ग्रंथी मेरा दोस्त है। मैं यहाँ हिंदू बनकर रह रहा हूँ। वो मुझे मेरे हिंदू नाम से ही बुलाएगा। तुम्हें भी मैं हिंदू ही जाहिर करूंगा। तुम खामोश रहना, सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। वो रात इमरान ने उसी मकान में गुजारी। अगले दिन मुंह अंधेरे गांव उसे लेकर पैदल ही चल पड़ा। वो 1 घंटे तक खेतों में चलते रहे। फिर वो गुरुद्वारा आ गया। छोटा सा गुरुद्वारा था। बुर्जी के ऊपर जर्द रंग का झंडा लगा था। पुरानी सी इमारत थी। पीछे एक सराय थी जिसकी कोठरियां खाली पड़ी थी। गांव ने इमरान को एक कोठरी में बिठा दिया और खुद गुरुद्वारे के ग्रंथी से मिलने चला गया। थोड़ी देर के बाद वापस आया। कहने लगा, मैंने ग्रंथी को जो कुछ कहना और समझाना था समझा दिया है। तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम दोनों सिर्फ 2 रातें यहाँ ठहरेंगे। इस दौरान तुम्हें हवाई अड्डे की तरफ जाकर वहाँ का जायजा लेना होगा। अब तुम्हारा काम शुरू होता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, यहाँ सराय में ही ठहरूंगा। उस तरफ से तुम बेफिक्र रहो, यहाँ तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। हवाई अड्डे की सिक्योरिटी बड़ी सख्त है। तुम्हें खुद वहाँ जाकर देखना होगा कि तुम क्या कर सकते हो। पकड़े गए तो ये बिल्कुल न बताना कि तुम सराय में ठहरे हुए हो। जो तुम्हें मुनासिब लगे बता देना। वहाँ मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता, सिर्फ यहाँ तक कर सकता हूँ। तुम अगर चाहो तो दिन के वक्त हवाई अड्डे का जायजा लेने जा सकते हो। अगर मुनासिब समझो तो रात के वक्त भी जा सकते हो। ये तुम पर मुनहसिर है। इमरान ने कहा, शाम के वक्त जाना मुनासिब रहेगा। गाम ने कहा, ठीक है, तुम शाम के वक्त ही जाना। अब तुम कोठरी में आराम करो। मैं ग्रंथी के पास जाता हूँ। दोपहर को तुम्हारे लिए खाना लेकर आ जाऊंगा। गाम चला गया। इमरान के लिए ये बड़ा मुश्किल मरहला था। उसके पास अपने बचाव के लिए पिस्तौल वगैरह कुछ भी नहीं था। एक चाकू तक नहीं था। लेकिन उन चीजों की उसे जरूरत भी नहीं थी। उसने सिर्फ हवाई अड्डे के तीसरे पुरस्कार हिस्से का जायजा लेना था और ये मालूम करने की कोशिश करनी थी कि उस जगह भारतीय हुकूमत किस किस्म के प्रोजेक्ट पर काम शुरू करवा रहे हैं। सारा दिन वो कोठरी में ही रहा। वहीं उसने खाना खाया और कुछ देर तक आराम किया। जब दिन ढलने लगा तो उसने गाम से कहा, अब मैं जाता हूँ। ज्यादा अंधेरा हो गया तो मैं टारगेट का अच्छी तरह जायजा न ले सकूंगा। ये कहकर इमरान खामोशी से सराय में से निकला और जिस तरफ गाम ने उसे बताया था उसी तरफ खेतों में चल पड़ा। वो ऊपर से होकर जेरे तामीर एयरपोर्ट के तीसरे हिस्से के अकब में निकल आया। यहाँ ऊंची फसल थी। कमाद के खेत थे। वो खेत में घुस गया और फसल की ओट में बैठकर एयरपोर्ट के तीसरे सेक्शन की खारदार दीवार को गौर से देखने लगा। उस तरफ कोई फौजी चलता फिरता दिखाई नहीं दे रहा था। 10-15 मिनट गुजर गए। कोई गश्ती पार्टी भी उस तरफ से न गुजरी। जब इमरान को यकीन हो गया कि उस जानिब कोई पहरा वगैरह नहीं है तो वो फसल में से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता चलता खारदार दीवार के करीब आकर जमीन पर बैठ गया। कांटेदार तारों की दीवार की दूसरी तरफ उसे कुछ नक्लो हरकत नजर आई। वो एक झाड़ी में छुपकर जायजा लेने लगा। उसने देखा कि खारदार 4 दीवारी के अंदर एक जानिब दरख्त के नीचे 2 टैंक खड़े थे। सामने काफी खुली जगह थी। थोड़े थोड़े फासले पर सीमेंट के चबूतरे बने हुए थे। उन चबूतरों में से हर चबूतरे पर 3-3 स्याह रंग के बहुत बड़े बड़े मिसाइल नस्ब थे, जिनका रुख पाकिस्तान की सरहद की जानिब था। मिलिट्री की 2 जीपें एक तरफ से आकर दूसरी जानिब गुजर गईं। इमरान समझ गया कि ये चबूतरे मिसाइलों के लॉन्चिंग पैड हैं और भारतीय आर्मी ने यहाँ बड़े खतरनाक किस्म के तबाहकुन मिसाइल नस्ब कर रखे हैं। वहां से गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। वो झाड़ी के पीछे हो गया। थोड़ी देर में एक फौजी हेलीकॉप्टर शोर मचाता उसके ऊपर से गुजर गया। ये हेलीकॉप्टर खारदार 4 दीवारी के अंदर मिसाइल के लॉन्चिंग पैड के करीब आकर उतर गया। उसमें से कुछ फौजी उतरे और लॉन्चिंग पैड की दूसरी जानिब चले गए। हेलीकॉप्टर के पर चल रहे थे। दूसरे लम्हे हेलीकॉप्टर दोबारा फजा में बुलंद हुआ और इमरान की तरफ चक्कर लगाकर ऊपर उठा। इमरान झाड़ी के अंदर छुप गया। हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से गुजर गया। शाम का हल्का अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। इमरान ने जो कुछ देखना था देख लिया था। यही उसका मिशन था। अब उसे वहां से वापस जाना था। वो झाड़ी में ही छुपा रहा। जब जरा अंधेरा गहरा हुआ तो वो झाड़ी में से निकलकर कमाद के खेत में दाखिल हुआ। वो फसल के अंदर 10-12 कदम ही चला होगा कि उसे 2 आदमियों के बातें करने और फसल में चलने की आवाज सुनाई दी।
इमरान वहीं फसल के अंदर छुप कर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उससे 15-20 फुट के फासले पर कमाद की फसल में कमाद के डांडों को इधर उधर करते 2 फौजी गुजरे। उनके कंधों पर स्टेन गन्ने लटक रही थी। दोनों सीखते और बातें करते जा रहे थे। इमरान सांस रोककर वहीं बैठा रहा। जब दोनों फौजी आगे चले गए तो इमरान आहिस्ता से उठा और बड़ी एहतियात के साथ फसल के अंदर कदम उठाता खेत में से बाहर निकल आया। शाम का अंधेरा ज्यादा गहरा हो गया था, जिसकी वजह से उसे दूर से देखा नहीं जा सकता था। वो दूसरे खेतों में से होकर गुजरने लगा। उसका रुख गुरुद्वारे की सराय की जानिब था। वो सराय की कोठरी में आया तो गाम पहले से वहां मौजूद था। उसने इमरान से पूछा, क्या तुम्हें अपने मिशन में कुछ कामयाबी हासिल हुई? इमरान ने कहा, मुझे जो मालूमात चाहिए थी वो मुझे मिल गई हैं। अब मैं समझता हूँ कि मेरा यहाँ काम खत्म हो गया है। गाम ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें इसी वक्त यहाँ से वापस रवाना हो जाना चाहिए, क्योंकि बगैर किसी काम के यहाँ रहना खतरे को बुलाने वाली बात होगी। चुनाचे इमरान उसी वक्त वहाँ से वापस रवाना हो गया। 1 घंटे के सफर के बाद वो उस कच्चे मकान में आ गए जहाँ फिरोजदीन उनका इंतजार कर रहा था। इमरान को फिरोजदीन के हवाले करके गाम वापस चला गया। फिरोजदीन ने इमरान से पूछा, क्या तुम्हें जो कुछ मालूम करना था वो तुमने कर लिया? इमरान ने कहा, बिल्कुल कर लिया है। अब मैं जितनी जल्दी हो सके इस हसास इलाके से निकलकर अमृतसर जयराम के पास पहुंचना चाहता हूं, ताकि अपनी कारगुजारी की आगे रिपोर्ट कर सकूं। फिरोजदीन बोला, हमें इस वक्त अमृतसर जाने वाली कोई लारी नहीं मिलेगी। ये रात हमें किसी जगह काटनी पड़ेगी। वो रात इमरान ने उसी छोटे से मकान में गुजारी और दूसरे दिन मुंह अंधेरे 2 घंटे की पैदल मुसाफत के बाद आखिर वो जीटी रोड पर आ गए, जहां से वो अमृतसर जाने वाली एक लारी में सवार हो गए। अमृतसर के लारी अड्डे पर पहुंचकर फिरोजदीन ने इमरान से कहा, मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। जयराम के पास तुम अकेले ही उसके मंदिर में जाओगे। उसके बाद अगर तुम्हें किसी किस्म की कोई जरूरत पड़ेगी तो जयराम तुम्हें मुझ तक पहुंचा देगा। फिरोजदीन अमृतसर के लारी अड्डे पर जुदा हो गया। इमरान ने रिक्शा लिया और जयराम के मोहल्ले में आकर रिक्शा छोड़कर पैदल ही बाजार में से गुजरता जयराम के मंदिर में आ गया। जयराम उस वक्त मंदिर में पूजा पाठ में मसरूफ था। इमरान उसकी कोठरी के बाहर बिछी हुई चारपाई पर जाकर बैठ गया। वहां कोई भी नहीं था। इमरान ने जयराम को अपना आप दिखा दिया था। फिर भी जयराम को पूजा पाठ से फारिग होते हुए 1 घंटा लग गया। 1 घंटे के बाद वो राम राम सीताराम का पाठ करता आकर इमरान के पास चारपाई पर आलती पालती मारकर बैठ गया। वो दोनों वहां अकेले थे। जयराम ने इमरान से मिशन के बारे में पूछा। इमरान ने उसे पूरी तफसील बताई और कहा, मैं अब बम्बई वापस जाकर इसकी फुल रिपोर्ट करना चाहता हूँ। जयराम ने कहा, तुम्हारे पास बम्बई जाने का किराया है? इमरान बोला, मेरे पास काफी पैसे हैं। जयराम ने कहा, तो फिर तुम यहाँ से फौरन चल दो। इस वक्त तुम्हें बम्बई जाने वाली कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन 1 घंटे के बाद तुम्हें अमृतसर से दिल्ली जाने वाली गाड़ी मिल जाएगी। दिल्ली से तुम बम्बई वाली गाड़ी पकड़ लेना। इमरान ने जयराम का शुक्रिया अदा किया और उठ खड़ा हुआ। जाने से पहले उसने रिवायती हिंदुआना अंदाज में हाथ जोड़कर जयराम को प्रणाम किया और खामोशी के साथ बाहर आ गया। बाजार में उसे एक रिक्शा मिल गया जिसने उसे अमृतसर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा दिया। वो सीधा बुकिंग विंडो पर गया। दिल्ली जाने वाली गाड़ी के टिकट मिलना शुरू हो गए थे। इमरान ने कतार में खड़े होकर दिल्ली का 3rd क्लास का एक टिकट खरीदा और खामोशी से प्लेटफॉर्म पर आकर एक अलहदा से बेंच पर बैठ गया। प्लेटफॉर्म पर पुलिस के 2 सिपाही चाय के स्टॉल पर खड़े चाय पी रहे थे। इमरान चुपचाप बेंच पर बैठा रहा। बेंच पर उसके साथ 2 और मुसाफिर भी थे। उनमें एक नौजवान सिख लड़का था और दूसरा हिंदू लाला था। वो सिख नौजवान के साथ ही बैठा हिंदी का अखबार पढ़ रहा था। इमरान बेंच के किनारे पर बैठा था और उसने अपना रुख दूसरी तरफ कर रखा था ताकि किसी मुसाफिर से बातें न करनी पड़ें। इमरान की नजरें टी स्टॉल पर खड़े दोनों सिपाहियों की तरफ लगी हुई थी। दोनों संतरी वैसे तो आपस में बातें करते हुए चाय पीने में मसरूफ थे, लेकिन इमरान ने महसूस किया कि उनमें से हर एक संतरी वक्फे वक्फे से उस बेंच की तरफ ताड़ी लगाकर देख लेता जिस बेंच पर इमरान एक सिख नौजवान और हिंदू लाले के साथ बैठा हुआ था। इमरान को यकीन हो गया कि वो पुलिस की निगाहों में आ गया है। वो वहां से उठकर किसी दूसरी जगह जाने का सोच ही रहा था कि दोनों संतरी चाय के कप रखकर सीधे इमरान वाले बेंच की तरफ चल पड़े। इमरान ने फौरन सोच लिया कि उसे पुलिस की पूछगिछ के जवाब में क्या कहना होगा। उसने अपना हिंदुआना नाम भी सोच लिया था। फिर भी वो थोड़ी देर के लिए परेशान जरूर हो गया। सिपाही इमरान के सामने आकर खड़े हो गए। तब एक सिपाही ने, जिसने हवालदार का फीता लगा रखा था, सिख नौजवान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सिख नौजवान ने कहा, क्यों, क्या बात है, क्यों पूछ रहे हो? हवालदार ने कहा, अभी बताते हैं तुमने क्या किया है, पहले अपना नाम बताओ। सिख नौजवान ने अपना नाम बताया। हवालदार ने कहा, तुम खालसा कॉलेज यूनियन के सेक्रेटरी हो? सिख नौजवान ने कहा, हाँ, क्यों, तुम्हें कोई एतराज है?
हवालदार ने लपक कर सिख नौजवान को गर्दन से पकड़ लिया। दूसरे सिपाही ने उसके बाजू को दबोच लिया और उसे घसीटते हुए प्लेटफॉर्म के गेट की तरफ ले गए। इमरान ने खुदा का शुक्र अदा किया कि बला टल गई थी। फिर भी वो बेंच पर से उठा और प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे की तरफ चला गया। वहाँ एक स्टॉल बंद पड़ा था। वो एक तरफ होकर टहलने लगा। वो सिपाही कॉलेज यूनियन के किसी मुजाहिरे के चक्कर में उस नौजवान को पकड़ने आए थे और पकड़ कर ले गए। कुछ देर के बाद दिल्ली जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। देखते देखते गाड़ी मुसाफिरों से भर गई। इमरान एक डिब्बे में चढ़कर कोने में जाकर बैठ गया। जब गाड़ी चल पड़ी तो उसने इत्मीनान का सांस लिया। दिल्ली तक खैरियत रही। दिल्ली पहुंचने के बाद उसने बंबई जाने वाली गाड़ी का पता किया। मालूम हुआ कि रात के 10 बजे कलकत्ता से एक ट्रेन आएगी, वो बंबई जाएगी। दिल्ली बहुत बड़ा स्टेशन था। प्लेटफॉर्म पर काफी लोग थे। इमरान एक तरफ होकर बैठ गया। अभी ट्रेन के आने में 2 घंटे थे। खाना उसने ट्रेन से उतरते ही खा लिया था। एक आध घंटा बैठने के बाद वो उठकर जगह बदल कर सेकंड क्लास के वेटिंग रूम में चला आया। वहां उस वक्त तक बैठा रहा जब तक कि ट्रेन ना गई। कलकत्ते से आने वाली ट्रेन का ऐलान हुआ तो दूसरे मुसाफिरों के साथ वो भी वेटिंग रूम से निकल आया। ट्रेन में पहले से काफी रश था। उसने टिकट ले लिया। एक डिब्बे में उसे जगह मिल गई। जब दिल्ली से ट्रेन चली तो इमरान को महसूस हुआ कि वो किसी हद तक हसास और खतरे वाले इलाके से निकल आया है। बंबई पहुंचकर उसने सत्तार सेठ के रेस्ट हाउस में पहुंचते ही उसे फोन पर बताया कि वो वापस आ गया है। सत्तार सेठ 1 घंटे के बाद उसके पास पहुंच गया। इतनी देर में इमरान ने एक कॉपी के 2 कागजों पर अपनी कारकर्दगी की पूरी रिपोर्ट लिख दी। उसने रिपोर्ट सत्तार सेठ के हवाले की और कहा, इसे पढ़ लीजिए। सत्तार सेठ ने रिपोर्ट पूरी तवज्जो से पढ़ी। फिर उसे तह करके अपनी सदरी की अंदर वाली जेब में रखा और बोला, तुमने अपने मिशन की बखूबी तकमील की है। मैं ये मुतल्लिका लोगों तक पहुंचा दूंगा। उनकी तरफ से जो जवाब आया उससे तुम्हें आगाह कर दूंगा। इतनी देर तक तुम्हें इसी रेस्ट हाउस में रहना होगा और बाहर नहीं निकलना होगा। इमरान बोला, मैं समझ गया हूँ। आपके ख्याल में इस रिपोर्ट का जवाब कब तक आपको मिल जाएगा? सत्तार सेठ ने कुछ सोचकर कहा, मेरा ख्याल है 1 हफ्ता तो जरूर लग जाएगा। इमरान ने अपने साथी कमांडो जिब्रान के बारे में पूछा तो सत्तार सेठ ने कहा, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। कमांडो जिब्रान का 2 रोज पहले मुझे पैगाम मिला था कि वो 3 दिन के बाद बंबई पहुंच रहा है। मेरा ख्याल है वो कल शाम तक किसी वक्त पहुंच जाएगा। अच्छा है तुम अकेले बोर नहीं होगे। दूसरे दिन शाम को कमांडो जिब्रान भी रेस्ट हाउस में पहुंच गया। दोनों पुराने साथी एक दूसरे से बगलगीर होकर मिले। दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी दास्तान सुनाई कि उनके साथ क्या क्या गुजरी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।